हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्टडी क्लास 10th एमपी बोर्ड का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1। इसमें मेनली आपको 3 रिसोर्सेज एक्सप्लेन किए गए हैं: सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। तो रिसोर्सेज का मीनिंग होता है रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स विच फैसिलिटेट द satisfaction of human wants और हेल्प टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। रिसोर्सेज उन सभी चीज़ों को बोला जाता है जो कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा करे और समस्याओं को सॉल्व करने में हेल्प करे। इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज मेनली 2 प्रकार के होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं क्या क्या होते हैं: लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, पावर एंड एयर। कुछ मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं जैसे बिल्डिंग, डैम, स्कूल, हॉस्पिटल एंड एटसेट्रा। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सेकंड जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, थर्ड जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। तो देखिए, हम 1 बाय 1 सभी को क्लियर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है पर्सनल रिसोर्सेज। पर्सनल रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जो किसी पर्सन के अंदर इंडिविजुअल होती हैं, जैसे किसी की प्रॉपर्टी, किसी की हेल्थ एटसेट्रा। सेकंड दिया हुआ है नेशनल रिसोर्सेज, जो कि किसी नेशन के अंडर होते हैं, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन, इट मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन, किसी देश की मिलिट्री पावर, पेट्रोटिज्म एंड एटसेट्रा। वर्ल्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो सबको इक्वल फॉर्म में मिलते हैं, जैसे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अगर आपको बोलें कि विश्व में जितने भी पेड़ पौधे हैं तो वो विश्व की पूरी संपत्ति है, किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं हो सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, those resources which regenerate themselves naturally, जो दोबारा से नेचुरली यूज किए जा सकें, provided that they are not subjected to wholesome destruction, पूरी तरीके से समाप्त नहीं किए जाएं। जैसे एग्रीकल्चर लैंड, अगर उसका एक बार यूज हो चुका है तो वो नेचुरल से अपने आप दोबारा यूज हो जाता है। गेहूं के बाद सोयाबीन और सोयाबीन के बाद गेहूं जनरली हमें एमपी में देखने को मिल ही जाता है। इन रिसोर्सेज को बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका एक बार यूज होने के बाद उन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते। जिससे पेट्रोल, जो पेट्रोल आपकी गाड़ी एक बार यूज कर चुकी है वही पेट्रोल आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो कोयला आप एक बार यूज करने के बाद उसी कोयले को दोबारा से यूज नहीं कर सकते। थर्ड है इसमें रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, दोज मिनरल्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो मिनरल दोबारा यूज किए जा सकें उन्हें बोला जाता है रिसाइकल। जैसे आयरन, लोहा, आप लोहे को कई बार यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपके घर में जस्ट एन एग्जांपल, पहले आपके घर में गेट बना हुआ था, अगर वो आप उसको हटा रहे हो तो उसी लोहे का आप कहीं और यूज कर सकते हो। उसमें जो एंगल लगे हैं वो यूज कर सकते हो, जाली यूज कर सकते हो, कॉपर। सपोज अपन मेंटेन करें एक सोने का हार, अगर वो हार है तो आप उसको बाद में रिंग, चेन कुछ भी बनाकर रिसाइकल करा सकते हो। फोर्थ होता है इनएक्सेसिबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट एग्जॉस्टेड इवन इफ दे आर यूज्ड, जैसे सोलर एनर्जी एंड वाटर। अब थर्ड पे आते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है? इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कि हमें बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर, जैसे ऑक्सीजन तो आई थिंक क्या कंपल्सरीली हम जहां भी जाएंगे वहां हमें मिल ही जाएगी, यानी इजीली अवेलेबल है। कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज, जो जनरली हमें मिल जाते हैं। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मैनी प्लेस, जैसे मिट्टी, टिलेबल लैंड एटसेट्रा। रेयरली अवेलेबल, जो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे कोल, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा। एंड सिंगल रिसोर्सेज, resources which are available
एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड, एक या दो जगह ही मिले जहां, जैसे कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल विच इज फाउंड ओनली इन ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म, जो कि सिर्फ नेचुरल फॉर्म में ग्रीनलैंड में ही मिलता है। एंड फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, unused resources. When resources are not in use, they are called unused resources. जिन resources का use नहीं किया गया है उन resources को कहा जाता है unused resources. Just an example, deposit of certain mineral is known but they cannot be extracted and used, so it is unused resources. Unusable, अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये unused था and it is unusable resources. Resources which cannot be used further even with the present day technique are unusable resources. जिनका हम यूज अभी नहीं कर सकते हैं present day technique are called unusable resources. Potential resources, there are resources which are known but are not in use due to lack of technology or planning. है तो मगर हम टेक्नोलॉजी और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका यूज नहीं कर पाते हैं प्रॉपर. दैट्स आर कॉल्ड unpotentiable resources. And last but not least, latent resources. There are many resources which have been unknown to men, जो इंसानों को पता ही नहीं होता है. If the property and the utility of our resources is not known, it is called latent resources. अगर उनका utility and properties people को पता ही नहीं है तो वो unknown हो गए, इन्हें ही हम कहेंगे latent resources. देखिए इस चैप्टर में हमको मेनली 4 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है. तो देखिए 4 रिसोर्सेज कौन कौन से हैं. सॉइल यानी मिट्टी, वाटर यानी पानी, फॉरेस्ट यानी जंगल, एंड वाइल्ड लाइफ यानी जंगल में रहने वाले जानवर. ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्पस के लिए, तो ध्यान से समझिएगा. मिट्टी, देखिए सॉइल इज अ वैल्यूएबल वेल्थ. सॉइल इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री. मिट्टी ही किसी भी देश के डेवलपमेंट का मेन बेसिस होता है. आई थिंक मुझे सॉइल के बारे में और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं. देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. कई सारे फैक्टर सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पेरेंट रॉक एंड टोपोग्राफिक क्लाइमेट कंडीशन which help in weathering of rocks, plant, animal and their remains. आगे वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ये एक आंसर भी आपको बनने वाला है. सॉइल प्रोफाइल. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल इज द सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द होरिजोन लेयर सुप्रीमोस्ट वन अबव द अदर. सॉइल प्रोफाइल को पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से सॉइल्स में लेयर होती हैं. सबसे पहले अपर मोस्ट लेयर जिसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं, सेकेंड लेयर को सब सॉइल, थर्ड लेयर को वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल एंड फोर्थ लेयर को बोला जाता है कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक. इसका डायग्राम ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसी डायग्राम को बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल. इट इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाता है. देखिए इसको आप इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे तो 4 पार्ट में आपको दिखेगा. फर्स्ट वन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. हम पार्ट डी से शुरू करें तो लास्ट पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है पेरेंट रॉक. क्या कहा जाता है? पेरेंट रॉक. उससे पहले वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल. सेकेंड लेयर को सब सॉइल, फर्स्ट लेयर को कहा जाता है टॉप सॉइल, जो कि जनरली आपको और मुझे देखने को मिल जाती है. उसके ऊपर को कहा जाता है ह्यूमस. क्या कहा जाता है? ह्यूमस. उसके बाद में सॉइल के कई सारे टाइप्स दिए गए हैं, जैसे एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल. देखिए तो ये सब सॉइल के टाइप्स होते हैं, इनको आपको एक बार रीड करना है. आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. और अगर किसी में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा. इनमें ये याद रखिएगा कि कौन सी मिट्टी कौन सी जगह पर ज़्यादा पाई जाती है, जैसे एल्यूवियल उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एंड नॉर्थन राजस्थान. इस तरीके से हर सॉइल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप ध्यान से पढ़िएगा.
उसके बाद में है सॉइल इरोजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन? लैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इरोजन. Soil without vegetation is affected more by erosional process. Fertility of soil of India is decreasing every year due to rapid erosion. हमारे देश की मिट्टी का उपजाऊपन हर वर्ष कम होता जा रहा है. Soil erosion not only affect the land but also the human being as it reduce the production. सॉइल इरोजन सिर्फ लैंड को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि ह्यूमन बींग्स को भी करता है क्योंकि ये प्रोडक्शन को कम कर देते हैं. उसके बाद में है इंपॉर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को किस तरीके से बचाना है तो देखिए, काउंटर फार्मिंग इन माउंटेनियस रीजन टू प्रिवेंट गिली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड राइज, prevention of soil erosion by planting tree, by collecting the running water in mountain, by developing grazing land in the rural area. grazing land मतलब जानवरों को चराने के लिए जगह. इसको आप ध्यान से पढ़िएगा. कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप डाउट कमेंट कर दीजिएगा. अब हमारे पास टॉपिक बच रहे हैं वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो फॉरेस्ट की तो मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको यूट्यूब पे आके देख सकते हैं. तो फॉरेस्ट में कोई डाउट नहीं होगा. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट. तो इसे भी क्लियर कर लीजिएगा. अब अपना रहा सवाल किन किन चीजों का. सॉइल कंप्लीट हो गया एंड फॉरेस्ट कंप्लीट हो गया. रिमेनिंग व्हाट इज द रिसोर्सेस? फर्स्ट इज वाटर रिसोर्सेस एंड सेकेंड वाइल्ड लाइफ. तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये आपको बोरिंग लगने लगेगा. तो ध्यान से देखिएगा, क्लियर फॉर्म में इसे समझने की कोशिश कीजिएगा. ट्राई कीजिए कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें. और अगर आपको कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं. ओके, थैंक यू. कीप स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ.